आज बात राजनीतिक खबरों की, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग एलन मस्क को कोट कर रहे हैं। एलन मस्क ने, अमेरिका में भी चुनाव होना है, आप सबको पता है 4 तारीख को। तो एलन मस्क ने कहा 4 या 5 सितंबर को चुनाव है। एलन मस्क का कहना है कि किसी भी कीमत पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं ईवीएम पर। ईवीएम कंप्यूटर से प्रोग्राम होता है और उसको हैक करना बहुत आसान है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो है वो एलन मस्क हैं। उनकी गाड़ी हो, एक्स हो, स्पेस एक्स, जो उनके बड़े, सोचिए नासा से भी ज़्यादा आजकल उनके सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो ये कहा है एलन मस्क ने। लेकिन भारत में अलग लेवल का ही खेल चल रहा है, साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। यहाँ के चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग भाई साहब अमेरिका से बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। ये मस्क क्या चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। तो आप लोग बताइए कि भारत में एलन मस्क सही हो सकता है या हमारे चुनाव आयोग सही हैं? हम तो भैया चुनाव आयोग के साथ है। आप लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा है? भारत के तमाम लोग एलन मस्क को कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एलन मस्क ने कहा है ईवीएम। आप लोग बताइए, अमेरिका से भारत पीछे है किसी मामले में? हैं, आगे है। एलन मस्क बोलते रहे, चुनाव आयोग ने कह दिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं है, हैक नहीं हो सकता, तो मान लीजिए। वही सोचिए, चुनाव आयोग ने किस तरह से, अब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है, ये अखिलेश यादव ने भी यूपी में आरोप लगाया था, और इस तरह की बातें कई सारे अधिकारी भी कह चुके हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि महाराष्ट्र में 1500 से लेकर 10,000 तक ऐसे लोगों का इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है जिनके बारे में अंदाजा था कि वो गैर बीजेपी वोटर हैं। तो ये साम दाम दंड भेद 365 दिन की राजनीति है। और सोचिए, इस देश में अभी एजुकेशन कितना कम है, लोग वोट के प्रति बहुत सीरियस नहीं है। कौन जाएगा, नाम आ गया वोटर लिस्ट में तो वोट डाल देंगे, बहुत सिंसियर नहीं है लोग। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नाम जरूर दर्ज करवाइए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज करवाइए। और ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर, वही हरियाणा को लेकर लगातार खबरें आ रही। सोचिए, ईवीएम मशीन है, वोट डलता कुछ है, वोट डलता है 100, काउंटिंग होता है 110, कहीं वोट डलता है 100, काउंटिंग होता है 90। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो चुनाव के दूसरे दिन बाद गिनती शुरू हो जाती थी। अब पता नहीं क्यों चुनाव के तीसरे दिन बाद गिनती होती है। एक महीना वोट, सोचिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13 और 10, 23। सोचिए, मतलब 10 दिन तक आपका वोट ईवीएम में बंद रहेगा। तो क्या फायदा ऐसे फास्ट नतीजों से, जब हम वोट डाल के ईवीएम में और 10 दिन इंतजार कर सकते हैं, तो हम गिनती के लिए भी 2 दिन इंतजार कर सकते हैं, कम से कम भरोसा तो रहेगा। तो लोग कहेंगे इसे बैलेट। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर आज फिर बहस तेज है। जिस तरह से एलन मस्क ने कहा है, उसके बाद बवाल कटा हुआ है देश में, और लोगों को लगता है इस देश में जो दल सत्ता में रहता है उसी को ईवीएम अच्छा लगता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस का पाप है। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई और वाजपेयी जी ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया। अब सोचिए, दलित पिछड़ा तो कभी सत्ता में नहीं आएगा। ये बीजेपी कांग्रेस बीजेपी का खेल चलता रहेगा, आप झेलते रहिए। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड में सोचिए किस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को हरियाणा में डुबाया। कांग्रेस के लोगों की राय है कि या तो सत्ता में बीजेपी आए या हम आए, वो गठबंधन नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं हुआ, वो तमाम बहुजन सपा बसपा आरजेडी जेडीयू से वही गठबंधन करते हैं जहां वो डरे हुए हों। कांग्रेस यूपी में गठबंधन करती है, हरियाणा में आपसे नहीं करेगी। यूपी में वो कमजोर है तो उसको सीट चाहिए, हरियाणा में जो दल थोड़ा कमजोर है उसको नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन नहीं हुआ।
लेकिन कांग्रेस जो है उसको यूपी में सीट चाहिए, झारखंड में सीट चाहिए, बिहार में आरजेडी से सीट चाहिए। पता नहीं इनके नेता कैसे, और ये सब कुछ मुस्लिम समाज के नाम पर ये कांग्रेस बार्गेन करती है। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस की वजह से तमाम जो विपक्षी गठबंधन है वो बैकफुट पर होता है, और एक चुनाव जीतती है कांग्रेस और उसके बाद उसका ईगो जो होता है वो 7वें आसमान पर। आप लोग याद कीजिए 2024 के चुनाव से मैं पहले क्या कहता था कि अगर कांग्रेस ने हिमाचल जीता था, कर्नाटक जीता था, मैंने कहा था कांग्रेस का घमंड इतना ऊपर होगा कि 2024 हार जाएगी, और वही हुआ। मध्य प्रदेश में बिना गठबंधन की वजह से कांग्रेस हार गई थी, हरियाणा में ही हुआ। अब आपको ले चलता हूं झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें वहां लोकसभा के, 7 सीट कांग्रेस ने लिया, 2 सीट पर वो जीते। 5 सीट पर जेएमएम लड़ी और उसने 3 सीटें जीती। तो इस हिसाब से 81 सीटें झारखंड में। अगर झारखंड में कांग्रेस को 15 से ज्यादा सीटें मिलती है, उससे अच्छा होगा हेमंत सोरेन कुछ सीटें आरजेडी को दें, कुछ सीटें वो बीएसपी से गठबंधन कर ले तो और अच्छा रहेगा। बीएसपी आरजेडी इन दलों से गठबंधन करे। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। अगर कांग्रेस 50-50 सीट पर लड़ती है तो आप समझ लीजिए 50% सीट वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को देती है, और जनरल कैटेगरी से एक वोट नहीं आता है। जो लोग कांग्रेस से गठबंधन करते हैं वो लोग कांग्रेस को सीट न देकर उतनी संख्या में मुस्लिम समाज को सीटें दे दें। कांग्रेस क्या करती है, सीट लेती है और मुस्लिम समाज को सीट नहीं देती है। वो ज्यादातर जनरल को सीट बांटती है। जो कोटा 90% जो जाति जनगणना के हिसाब से SC ST OBC अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, कांग्रेस RSS की जननी है और सवर्ण समाज का एक मुफ्त अड्डा है, जनरल कैटेगरी की असली पार्टी है। उसके सीएम देखिए, सुखविंदर सिंह जनरल कैटेगरी से, रेवंत रेड्डी जनरल कैटेगरी से, एक उनके ओबीसी सीएम है कर्नाटक के। तो कांग्रेस जो है अगर झारखंड में 81 सीटें, अगर हेमंत सोरेन ने 30-40 सीटें दी तो नाव डूब जाएगी। 10 से 15 सीटें कांग्रेस को दें, आरजेडी को दें, और अपने गठबंधन, सोचिए बीजेपी वहां गठबंधन करे आजसू से, लोजपा को भी वो सीट दे रही है, लेकिन ये काम कांग्रेसी नहीं करते हैं और हार जाते हैं। और इन्होंने झूठ मूठ के कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी को हरा सकता है लेकिन बीजेपी को नहीं हरा सकता। ये कांग्रेस हरा ही नहीं सकती है। इसलिए अगर कांग्रेस से आपको निपटना है, अगर आप आरजेडी हैं, बीएसपी हैं, समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस से आपको निपटना है, तो आप जितना टिकट कांग्रेस को दे रहे हैं उससे ज्यादा मुस्लिम समाज को टिकट दे दीजिए, वो वोट आपको मिल जाएगा, कांग्रेस का रफा दफा काम हो जाएगा। तो विपक्ष में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, जिसके पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है। नेता उसके सारे सवर्ण जनरल कैटेगरी के हैं। राहुल गांधी जनरल कैटेगरी के हैं, आनंद शर्मा, चिदम्बरम, ये सब पहले भी यूपीए 2 में ऐसे ही थे। तो आज जो दिलीप मंडल के जो बीजेपी में जाने से फायदा हो रहा है, दिलीप मंडल यही लूप होल्स उसको समझा दिए बीजेपी को कि आपसे SC ST OBC के लोग नाराज है। आप जनरल को आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया, धर्म के नाम पर जनरल कैटेगरी के लोग आपके साथ हैं। ऐसे में अगर आप SC ST OBC को टिकट देंगे ज्यादा तो आपको वोट पड़ेगा, और वो चुनाव जीत रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक तरफा बीजेपी को रिलायबल बना दिया। महाराष्ट्र में भी वो खैरलांजी से लेकर तमाम एट्रोसिटी के मुद्दे उठाएंगे। अभी से महाराष्ट्र में SC या OBC को या ST का मुख्यमंत्री घोषित कर दे विपक्षी दल तो वो चुनाव जीत जाएंगे। वहां इस बार मराठा तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि OBC का पोलराइजेशन बीजेपी करेगी। उनको पता है मराठा समाज अजित पवार के बदले शरद पवार के साथ जाएगा, तो वो दलित और बैकवर्ड और आदिवासी समाज को पोलराइज करेंगे और चुनाव जीत के ले जाएंगे। झारखंड में वो आदिवासी उनको वोट करेगा नहीं, वो OBC सीएम घोषित करेंगे नहीं, या कर भी सकते हैं। तो ये स्थिति है। हेमंत सोरेन को जितनी सीटें सवर्ण समाज को देने के लिए कांग्रेस को दे रहे हैं, उतने में OBC दलों से वो गठबंधन करें तो उनको ज्यादा फायदा होगा। आप लोग की क्या राय? और जाते जाते आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
गरीब SC ST OBC और सवर्ण समाज के बच्चे, सोचिए, एक गरीब ब्राह्मण समाज का बच्चा मारा गया बहराइच में, एक गरीब गुप्ता समाज का बच्चा और यूपी में मारा गया था धर्म बचाने के लिए। और आप सोचिए बीजेपी जो धर्म की राजनीति करते उसके बड़े बड़े नेता, अमित शाह जी के बेटा शेखों के साथ उठते बैठते हैं, BCCI के हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे जा रहे हैं दुबई। अभी अनुराग ठाकुर के बेटे का आपने टीजर देखा। तो ये लोग धर्म के नाम पर शोषित वंचित समाज, जो दलित हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू हैं, जो आदिवासी हिंदू हैं, जो गरीब सवर्ण हिंदू हैं, उनके बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में काम करते हैं। आपको गरीबी में धकेला जा रहा है। सोचिए, गोपाल मिश्रा कहीं मारा जाता है, कहीं गुप्ता, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित है, इसीलिए चाहते ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई होता कि आप सवाल करें। तो अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो आप रोजी रोटी की राजनीति कीजिए, पढ़ाई लिखाई की राजनीति कीजिए, देश की मजबूती की राजनीति कीजिए। धर्म की राजनीति से आपको कुछ नहीं मिलना है। भारत का संविधान आपके धर्म की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है। आपको अपने रोजी रोजगार और देश की रक्षा करनी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।